हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। 24 फरवरी को इसी तरह आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, यानी कि इस पेपर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेंगे। तो 24 फरवरी को पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर एक वायरल पेपर है और मैं इस वीडियो में इस पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है कि इंग्लिश में 100 में 95 प्लस पार करना है, क्योंकि ना थके अभी पैर हैं, ना हमने हिम्मत हारी है। हिंदी का पेपर तो हमारा बहुत अच्छा गया, अब इंग्लिश की बारी है। यानी कि हिंदी का पेपर सबका अच्छा गया होगा, 100 में 95 प्लस आप लेकर आएंगे, लेकिन हमें इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, यानी कि इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना होगा ताकि हम इंग्लिश में भी 95 प्लस मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ही आपका पूरा पेपर आने वाला है इंग्लिश का। देखिए यहां पर पूरा पेपर मैंने लिया है, अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए क्लास 12 इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है, आपका जो मार्क रहेगा वो 100 नंबर का ये पेपर आने वाला है। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। आपको कुछ पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, यानी कि निर्देश कि द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट में से जो 15 मिनट होंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए रहेंगे। दूसरा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने वो दिया गया है। ठीक है, तो अब की बार हमारा जो 12th इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा साल बीत गया, अभी उन्हें यही नहीं पता कि हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो आज जान लीजिए, नहीं तो 24 फरवरी को रोना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 12 इंग्लिश का ये पेपर है, आपका सेक्शन जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शंस में होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, सेक्शन सी होगा ग्रामर और सेक्शन डी होगा लिटरेचर। ठीक है, कितने कितने नंबर के होंगे, देखिए सेक्शन ए जो आपका होगा ये 15 नंबर का होगा, सेक्शन बी आपका 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर आपका 25 नंबर और सेक्शन डी लिटरेचर आपका 40 नंबर का होगा। टोटल ये 100 नंबर का पेपर आपका आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा मैं अभी सॉल्यूशन के साथ पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए क्या रहेगा और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ट्रिक मैं बताऊंगा। देखिए सेक्शन ए आपका है रीडिंग। रीडिंग में होगा क्या, आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा। देखिए इतना बड़ा पैसेज आपको दे दिया गया। ठीक है, यहां से रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको ये पैसेज बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा इंग्लिश कमजोर है, क्या करेंगे हम, कैसे इसका मीनिंग निकाल पाएंगे। लेकिन देखिए मीनिंग निकालना जरूरी नहीं है कि आप मीनिंग निकालना जानते हो तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो मीनिंग निकाल लेता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकाल पाते हैं उनको भी आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। यानी कि इसके नीचे देखिए आपको ये पैसेज दिया गया, इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ए वाला देखिए क्या है हमारा, व्हाई इज मैन कॉल्ड ये ग्रेगेरियस एनिमल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बी वाला है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर प्ले इन आवर लिव्स, और सी है हाउ इज लविंग आवर नाइबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन और है जो व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विथ आवर नाइबर्स, 3 नंबर का ये भी, और 3 नंबर के हमारे वोकेबुलरीज रहेंगे, यानी कि टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कौन सा पैसेज हम याद कर जाएं। देखिए मैं भी नहीं बता सकता कि हाँ आप यही वाला पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए ये आपका जो पूरा पैसेज है इसी में आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर इसी में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊं तो पेपर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, या 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा बताया कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, इसको मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन ए आपका 15 नंबर का हो गया। सेक्शन बी में क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये है आर्टिकल राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सर आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स, ये 10 नंबर का रहेगा।
राइटिंग में आपका 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर रहेगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 3 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है इंडिया, ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सेकंड है बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, और सी है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, 3 टॉपिक दिए गए हैं। तीनों में से जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उस पर लिख सकते हैं, जो आपको पता है। आर्टिकल आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। देखिए आर्टिकल जब भी आप लिखें तो आर्टिकल लिखते समय आप जो पैसेज लिख रहे हैं उसमें पैराग्राफ्स के रूप में लिखें। जैसे 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। अगर आप डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे सीधे सीधे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये भी मैं बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे आर्टिकल कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सभी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसमें गलती आपकी है। ठीक है, सर्च कीजिए, सब कुछ मैंने बना रखा है। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये है लेटर राइटिंग। देखिए राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। अगर ये आपको लिखना आता है लिखिए, नहीं तो और लगाए अथवा बी वाला कर दीजिए। राइट ये लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। तो दोनों में से जो आपको पता है उसको आप कीजिएगा। लेटर कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, किसी को मैंने छोड़ा नहीं है। बस आप सर्च कीजिए लेटर कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। सब कुछ लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। अंतिम दिन है, आपके पास ज्यादा समय है नहीं। इंग्लिश की पेपर की पूरी तैयारी अगर करनी है तो आपको सभी टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। कैसे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे लेटर लिखते हैं, सब कुछ पता होगा, तभी आप फुल में फुल मार्क्स ला पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सेक्शन बी में आपको आर्टिकल और लेटर लिखना होगा। लिखना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्च करेंगे सब आ जाएगा। ठीक है, पूरे पेपर को भी मैं एक वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। सेक्शन सी देखिए क्या है, ग्रामर। ऐसा भी आप सर्च करेंगे 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा आता है जो कि है ग्रामर सेक्शन। इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसका मैं आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए ग्रामर इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का इसमें रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए ए है, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई देश है जिसमें सरकार ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे एनआरसी बोलते हैं। एनआरसी का मतलब होता है अराजकता। तो इसमें आपको ऑप्शंस लिखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल रहेगा। तो एनआरसी बोलते हैं अराजकता या शासनहीनता, जिसमें सरकार ही ना हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे हमारे में तो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए बी वाला हमारा क्या है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए बी, द फ्रेज इंचिंग टूवार्ड्स मीन्स। अब ये आइडियम्स एंड फ्रेजेज आ गया। देखिए द फ्रेज इंचिंग टूवार्ड्स मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। इंचिंग टूवार्ड्स जो फ्रेज है इसका मीनिंग पूछा जा रहा है, तो मीनिंग होगा थर्ड वाला, टू मूव स्लोली इन ये डायरेक्शन, यानी कि किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना। तो आपको तो आंसर लिखना होगा कि हाँ क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फिर ए बी करके ऐसे आंसर लिख देना है, काम खत्म। मैंने पहले भी बताया कॉपी लिखना आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जाकर सर्च कीजिए कॉपी, जो मैंने लिखा है उसको देख लीजिए। कॉपी सही से नहीं लिख पाएंगे, कितनी भी जानकारी होगी सब बेकार है, क्योंकि कॉपी लिखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सी वाला, द सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज, यानी कि मीगर का सिनोनिम्स क्या होता है। अब यहां पर सिनोनिम्स आ गया। मीगर का मतलब होता है अल्प या थोड़ा, कोई चीज अल्प हो या थोड़ा हो, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब भी अल्प या थोड़ा होता है। फर्स्ट है स्केयर, सेकंड है प्लेंटीफुल, थर्ड है फर्स्ट है स्केयर, सेकंड यहां पर दिया है, सेकंड है स्कैंटी, थर्ड है प्लेंटीफुल, फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो देखिए इसका जो अर्थ हो, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो स्कैंटी होगा। स्कैंटी का मतलब भी होता है अल्प या थोड़ा। तो सिनोनिम्स ऑफ मीगर इज स्कैंटी, यानी कि स्कैंटी का मतलब भी अल्प या थोड़ा होगा और मीगर का मतलब भी वही होगा, यानी कि दोनों के समान अर्थ है, तो ये समानार्थी शब्द होंगे इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स। डी देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये आपका सिंटैक्स आ गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा रहा है कि व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जिसमें एरर है, यानी कि गलती है। देखिए फर्स्ट है शुड, सेकंड है डू, सेकंड है हिज, थर्ड है डू, फोर्थ है ड्यूटी। तो हिज में गलती है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए वन के साथ हम हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे वंस ड्यूटी,
ठीक है, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं। तो यहां पर हिज में गलती है तो हिज में हम टिक कर देंगे। ई वाला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ बैरन, अभी हमने सिनोनिम्स पढ़ा, उसका मतलब होता था समानार्थी शब्द। अब एंटोनिम पूछा जा रहा है जो विपरीतार्थक शब्द रखते हैं। जैसे देखिए, बैरन का मतलब होता है बंजर, जैसे जमीन होती है ना बंजर, तो उसे बैरन बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो बैरन का जो एंटोनिम होगा वो फर्टाइल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, विपरीतार्थक शब्द, क्योंकि इनका अर्थ विपरीत है, बंजर और उपजाऊ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से ग्रामर के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये वाले क्वेश्चन कितने नंबर के थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाले पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के थे। तो कितने क्वेश्चन थे, A B C D E। ठीक है, A B C D E 5 क्वेश्चन थे, 2 नंबर के 10 नंबर इसके लिए क्लियर। लेकिन अभी ग्रामर हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रामर में अभी हमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब अलग अलग भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का ये है। आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। 2 दिया गया है, आपको किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, दोनों में से किसी एक को कीजिए। तो चलिए हम करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हमें दिया गया है, देखिए, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। किससे कहा, मैंने उससे कहा। यहां पर आप हिम मान सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो यहां पर देखिए कौन सा ये सेंटेंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर इंपरेटिव में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, यहां पर हिम छिपा हुआ है। तो देखिए अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि समय बर्बाद मत करो। तो देखिए आई लिखेंगे, सैड के स्थान पर एडवाइस्ड लिखेंगे। ठीक है, एडवाइज्ड। अब देखिए यहां पर हम हिम मान सकते हैं, क्योंकि उससे कहा। थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम। अब देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अब इंपरेटिव में हम टू लगाते हैं, लेकिन डोंट है, निगेटिव है, तो नॉट पहले लगाएंगे फिर टू लगाएंगे, नॉट टू वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर महत्व समझिए, मैंने यहां पर हिम क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहां पर योर है, ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कैसे बदलोगे आप। ठीक है, तो यहां पर हिम मानना पड़ेगा हमें, मैंने उससे कहा। तो यहां पर योर बदलेगा हिम से, तो क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, हिज इसके लिए हो जाएगा हिज टाइम, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, बस हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है, सिंपल सा कुछ है नहीं। दूसरा देखिए, इसी में मैं दोनों बता दे रहा हूं, देखिए करना तो एक ही है बट मैं दोनों बताऊंगा आपको। देखिए, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि मेरे अध्यापक ने उससे कहा तुम अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ठीक है, बट यहां पर देखिए कौन सा, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहां पर सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। यहां पर हमने एडवाइज्ड कर दिया था, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के भाव के अनुसार हम यहां पर लिखेंगे। अभी यहां पर एडवाइस दिया गया तो एडवाइस लिखेंगे, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर लिखते, रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते, सिंपल सा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे माई टीचर टोल्ड मी, टोल्ड हिम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बीच में हम दैट लगाएंगे, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव में हम दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा हिम से, हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, ही लिखा हमने। अब कैन हमेशा कुड में बदल जाता है, तो कुड लिख देंगे, कैन कुड में, शैल शुड में। ठीक है, कुड ही कुड। ठीक है, सेंड ऐसे ही रहेंगे, सेंड। अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम के लिए हम यहां पर यूज करेंगे हिज। ठीक है, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, ऑनलाइन टू, ये सही हो जाएगा। माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, बस हो गया, सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रामर अच्छे से पढ़ रखा होगा वो तो इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बी वाला। देखिए ये हमारा सिंथेसिस है, देखिए क्या है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसमें भी 2 में से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए, इसमें से किसी एक को सिंथेसिस बनाना। देखिए फर्स्ट है, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी,
मेरी माताजी ने मुझे उपहार में दिया था। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये सिंथेसिस है। दो या सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रेकर में दिया गया वही हमें बनाना है। तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाइए। तो चलिए करते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देंगे, पहले हम इसको लिखेंगे, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, ठीक है। अब बीच में हम क्या लगा देंगे, यहां पर व्हिच लगा देंगे। ठीक है, व्हिच लगाकर बाकी ऐसे लिख देंगे, व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी लिख देंगे बस। ठीक है, गिफ्टेड मी। ठीक है, तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी, यानी कि मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकती हूं जिसको मेरी माताजी ने मुझे उपहार में दिया था। ठीक है, माई मदर गिफ्टेड मी, मेरी माताजी ने मुझे उपहार में दिया था। बस हो गया, व्हिच लगा दिया मैंने बीच में, बस हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा क्या है, इसको समझिए। दूसरा वाला है डू इट लीव इट, यानी कि इसे करो इसे छोड़ो। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो बीच में क्या करेंगे, हम और लगा देंगे, लिख देंगे डू इट और लीव इट, बीच में हमने और लगा दिया, इसे करो या इसे छोड़ो, बस हो गया। ठीक है, तो दूसरे का ये आपका सही आंसर होगा। बस सिंपल सा है, ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं सी वाले पे, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है सी वाला। मैं ध्यान से और इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सी वाला, चेंज एनीवन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आपको सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है हमारा आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे करेंगे, तो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। किसको कर सकता हूं, इसे। तो इट यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, कौन कर सकता है, मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इट। अब अगर कैन है तो कैन तो हम लिख ही देंगे और साथ में बी लगा देंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हम कैन के साथ बी लगाते हैं। तो इट कैन बी डन, अब बाई लगाकर लिख देंगे। देखिए सब्जेक्ट है आई के लिए हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाई मी, बस हो गया। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें दूसरा देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि यह इस रोग के लिए, इस डिजीज के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। ठीक है, सबसे प्रभावी रेमेडी है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में, देखिए द मोस्ट लगा है। ठीक है, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, देखिए लिखेंगे दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर remedy for this disease, बस हो गया। यहां पर हमने मोर लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री में हो गया। दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज, बस ये हो गया हमारा। ये भी सिंपल सा था, इसमें भी कुछ है नहीं। अब डी वाला देखते हैं। देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये आपका सिंटैक्स है। इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उसको सही कर दीजिए, बस हो गया। इसमें भी कुछ खास है नहीं। जैसे देखिए फर्स्ट है हमारा यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। तो देखिए सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इन सबके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का नहीं। तो यहां पर लिखेंगे यू आर सीनियर टू मी। सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इन सबके साथ हम टू का यूज करते हैं। सेकेंड वाला देखिए हमारा क्या है, देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग, यानी कि मवेशी चर रहे हैं। देखिए कैटल्स हम नहीं लिखते, कभी कैटल के सामने दा लगा देते हैं और कैटल लिख देते हैं, द कैटल लिखते हैं, कैटल्स हम नहीं लिखते। तो द कैटल आर ग्रेजिंग यानी कि मवेशी चर रहे
है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग, बस हो गया, सिंपल सा था। तो ये आपका हो जाएगा सिंटैक्स, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। एक और लास्ट में ई वाला आता है, देखिए 2 नंबर का रहेगा ये। देखिए इसमें होगा क्या, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि 2 आपको दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को अपने सेंटेंस में यूज करना है। देखिए दोनों पढ़ने में सेम है, बट आप इसको, इसका मीनिंग लिखकर इसका सेंटेंस में यूज कीजिए ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके, ये कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए रिफ्यूज, रिफ्यूज दोनों पढ़ने में सेम है, इसमें यस है, इसमें जी है, यही डिफरेंस है। दूसरा है सेल, सेल, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए सेल का मतलब होता है बेचना, इसका मतलब होता है सेल का मतलब कोशिका। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए ये आपका सेल आपने लिखा, तो इसके आगे लिख देंगे बेचना। ठीक है, फिर इसका सेंटेंस में यूज कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया आई वांट टू सेल माई वॉच, सेल माई वॉच। ठीक है, मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा सेल है, एक ही करना है दोनों में से, यानी कि चाहे आप रिफ्यूज रिफ्यूज वाला करें, चाहे सेल सेल वाला करें। जैसे इस सेल का मतलब होता है कोशिका, क्या होता है, कोशिका। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने लिख दिया ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि मानव शरीर जो होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा शरीर है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो देखिए ऐसे करना है आपको, जैसे आप दूसरा जानते हैं तो सेल का मतलब बेचना, आई वांट टू सेल माई वॉच। अब इससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इसका मीनिंग अलग है, और इस सेल का मतलब होता है कोशिका। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, बस हो गया, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। अभी आगे भी है ग्रामर में, एक चीज और है, उसको भी देख लीजिए सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी में एक पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे ये दिया गया है। देखिए उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, बढ़कर है। तो ये आपका एक हिंदी का पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कि ट्रांसलेट कीजिए। अब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट सभी लोग कर सकते हैं, सिंपल सा है। जिनको टेंस पता है वो आसानी से कर देंगे, जिनको नहीं पता है वो भी प्रयास कीजिएगा। देखिए ट्राई आपको करते रहना है। ठीक है, ये सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का पेपर पूरा हो चुका है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पर, जो है सेक्शन डी, सबसे इंपॉर्टेंट। 40 नंबर का ये सेक्शन होगा, यानी कि पूरे पेपर का 40% जो नंबर है वो इसी सेक्शन में आपको मिलेगा। और ये बहुत सरल है, क्यों? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें होगा क्या, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन होंगे। जैसे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर आपको बी वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक को करना होगा, 4 नंबर इसके लिए, यानी कि 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो पहले प्रोज आता है, तो प्रोज की मैं बात कर रहा हूं। जैसे देखिए, हु आर द इनहिबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। पता है तो कीजिए, नहीं तो और लगा है, ये नहीं पता तो इसको कीजिए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो दोनों में से जो आपको पता है वो आप कर दीजिएगा, बस। ठीक है, 4 नंबर क्लियर, दोनों में से एक ही करना। अब बी वाला देखिए, व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, और लगा है व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ड एज ए राइटर। तो दोनों में से एक ही करना है, यानी कि यहां पर इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक कीजिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक कीजिए। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं इसमें से, देखिए प्रोज में अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रोज आपका 15 नंबर का रहेगा टोटल, तो 8 नंबर का ये, 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि जो आपका ऊपर शॉर्ट आंसर था वो 40 शब्दों में लिखना था, इसको 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए, डिस्क्राइब ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। इसको जस्टिफाई करना है, नहीं आता ये वाला तो ये वाला कर दीजिए, दोनों में से एक ही करना है। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में
से किसी एक पर आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, जैसे मैंने अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो मिल जाएगा। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट स्टैंजा शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, ठीक है, आपको वीडियो सब मिल जाएगा अगर हमसे पढ़ना है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड रीड द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर के रहेंगे, पोएट्री का क्वेश्चन है। पोएट्री में 10 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो देखिए, एट द ओल्ड फैमिलीज इट्स माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई शैड वाज सी योर सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। ए आपका है व्हाट इज द फियर दैट ही ऑलवेज पेड द क्वाइटेस्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन नीचे रहेंगे, दूसरा ये है बी वाला, सी वाला ये है, यानी कि 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए, 6 नंबर इसके लिए मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, जिसका नंबर फिक्स रहता है लगभग, ठीक है। इंग्लिश में ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसका नंबर फिक्स है, ठीक है। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि इन तीनों में से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर। देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जितने हैं तीनों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। ये 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, और एक माई मदर एट 66, इसको याद कर लीजिएगा। 3-4 आपको याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं याद कीजिए, आप पेपर को समझिए कि क्या आ सकता है बस, ठीक है, वही उसी में से आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया के 4 नंबर एकदम पक्का होता है। 2-3 चैप्टर मैंने बताया, एक कीपिंग क्वाइट तैयार कर लीजिए, एक थिंक ऑफ ब्यूटी तैयार कर लीजिए, और एक माय मदर एट 66 तैयार कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब आते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है। इसमें भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेम प्रोज की तरह। पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए, ए है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। व्हाट थिंक ऑन द थर्ड लेवल वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द थर्ड लेवल्स, और लगा है, ये पता है तो कीजिए, नहीं तो डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखिए बी ऐसे है, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर्स, ठीक है, ये कर सकते हैं। और लगा है, व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक्स स्टोरी, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, कि 2 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 8 नंबर मिलेगा। इन दोनों में से एक कीजिए, इन दोनों में से एक कीजिए। ये वाला सेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपने चैप्टर्स के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, तो आपका जो ये नंबर होता है 8 नंबर, ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने इस इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री रीडर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि लगभग 80 शब्दों में आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे देखिए, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, बी है व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदायो एज ए डॉक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग डू योर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है, 80 शब्दों में 7 नंबर, ये भी पक्का रहेगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा पेपर है इंग्लिश का 100 नंबर का जो पेपर है वो ऐसे आएगा। मैंने आपको बताया कि आपका इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में डिवाइड होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा, 15 नंबर का, एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखिए। सेक्शन बी आपका रहेगा कितने नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का रहेगा, लेटर राइटिंग 10 नंबर, 10 नंबर आर्टिकल राइटिंग। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का रहेगा, और सेक्शन डी हमारा 40 नंबर का रहेगा। टोटल ऐड कीजिए, 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक है। और हमारा टारगेट है 100 में 95 प्लस। तो अच्छे से तैयारी भी करना होगा, कहने में तो आसान है लेकिन तैयारी करना पड़ेगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।